नमस्कार मित्रों। पढ़ा लिखा मूर्ख, जी हाँ, शिक्षा के नाम पर कलंक। ये विषय मैंने आज इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने महसूस किया कि पढ़ा लिखा आदमी तो विद्वान होना चाहिए। फिर मैंने क्यों कहा पढ़ा लिखा मूर्ख? कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। आज का मेरा वीडियो एक व्यंग है, अपने ऊपर व्यंग है, ताकि मैं जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मैं इंडिकेट कर सकूं कि सिर्फ किताब पढ़ने से कोई आदमी ज्ञानी नहीं बन जाता है, विद्वान नहीं बन जाता है। क्योंकि किताब तो मैंने बहुत पढ़ी है। मैं एजुकेशन से ग्रेजुएट हूँ, बीएससी। मैं साइंस से ग्रेजुएट हूँ। मैंने हज़ारों मैगजीन्स पढ़े हैं, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं, इंडियन, विदेशी, मार्क्सिम गोर्की, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र उपाध्याय और पता नहीं कितने सारे लोगों को मैंने पढ़ा है, देशी विदेशी लेखकों को मैंने पढ़ा है। लेकिन मैं आज महसूस करता हूँ कि मैं हूँ पढ़ा लिखा मूर्ख। कुछ दिन पहले, वो आपको याद होगा, 20 साल पहले वो गाना था कि जी हाँ मैं हूँ खलनायक। और आज मैं कहना चाहता हूँ जी हाँ मैं हूँ पढ़ा लिखा मूर्ख। प्यारे दोस्तों, पढ़ा लिखा आदमी इंटेलिजेंट होना चाहिए, शार्प माइंडेड होना चाहिए। लेकिन मैं अपने बल पर कहता हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी, कुछ पढ़े लिखे लोग गोबर गणेश भी होते हैं। और ये उनका दुर्भाग्य है, जिसकी वजह से उनका पूरे जीवन का सर्वनाश हो जाता है। और वे लोग पढ़ाई को कोसते हैं कि पढ़ लिख के क्या हुआ। आज का विषय मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ। और जब भी मैं किसी स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो पढ़ाई को ये सब कुछ समझ लिया है, तो मुझे बहुत दुख होता है। पढ़ाई सब कुछ नहीं है। इंटेलिजेंट होना बहुत बड़ी बात है, और पढ़ने लिखने से वो इंटेलिजेंट हो जाएगा ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई रटना एक दूसरी ही बात है, पढ़ाई लिखाई को समझना ये भी दूसरी बात है। लेकिन इंटेलिजेंट होना शायद गॉड गिफ्टेड है। आप याद कीजिए, अकबर बीरबल की कहानी में ऐसा माना जाता है कि बीरबल बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्वान थे। इतना तो आप भी मानते हैं। अकबर बीरबल के नाम पर जितने भी हास्य चुटकुले लिखे गए, उसमें भी इस बात को दर्शाया गया कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, तेज व्यक्ति थे, चतुर थे, चालाक थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। लेकिन बीरबल को आप बहुत एजुकेटेड तो नहीं कहेंगे। और आज भी आप अपनी आंखों से चारों तरफ देख लीजिए, आपके इतिहास में या आपके वर्तमान में, शिक्षा और डिग्री से कोई आदमी विद्वान नहीं बन जाता है। बन तो सकता था, बनना तो चाहिए था कि एक शिक्षित व्यक्ति विद्वान भी हो, सफल भी हो, योग्य भी हो। हालांकि है, इस धरती पर मैं जिसे सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता हूँ और जानता हूँ कि वो है मेरे गुरुजी ओशो। ओशो जो कि 1,50,000 किताबों को पढ़े, वो शिक्षित हैं, सबसे अधिक शिक्षित हैं और सबसे अधिक सफल हैं, जिनके पास 96 रोल्स रॉयस कार हो। आप समझ सकते हैं सफलता और क्या होती है। एक रोल्स खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपये चाहिए, 2 रोल्स रखने के लिए 20 करोड़ रुपये चाहिए, और ओशो के पास 96 रोल्स रॉयस कार थी। इसके अलावा प्राइवेट जेट प्लेन था और भी बहुत कुछ था। तो मेरे हिसाब से ओशो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही शिक्षित थे और बहुत ही सफल थे। और शिक्षित व्यक्ति मैं मानता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं शिक्षित मानता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये कुछ सुंदर उदाहरण हैं शिक्षा के, ऐसे शिक्षित लोग जिन्होंने शिक्षा का और माता सरस्वती का गौरव बढ़ाया। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि ऐसे भी शिक्षित लोग थे। 1980 की मैं बात कर रहा हूँ। 1980 में मैं ऐसे ग्रेजुएट को जानता हूँ जो ग्रेजुएट थे और किसी काम के नहीं थे। पूरे गांव में उनका मखौल उड़ाया जाता था। कोई ग्रेविटी नहीं थी, कोई पावर नहीं था, लेकिन मुझे बहुत प्रिय थे। मैं उनको बहुत मानता था, वो मुझे भी बहुत मानते थे।
बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मुझे लगता है वो मेंटल डिप्रेशन के शिकार भी हो गए थे। उस तरह से मैंने देखा कि इतना पढ़ा लिखा आदमी 1980 के दौर में कोई नौकरी नहीं। 1980 के दौर में वो ग्रेजुएट एक राशन दुकान में चावल तौलने का नौकरी करते थे। बहुत दुख था उन्हें इस बात का कि एक बीए किया हुआ लड़का, उस दौर में जब नौकरी मिलना थोड़ा आसान भी था, बीसीसीएल हो या रेलवे हो या सेल हो, कोशिश करते तो नौकरी मिल जाती। उस नौजवान को एक चावल के राशन दुकानदार के यहाँ चावल तौलने की नौकरी करनी पड़ी। इसके विपरीत अब मैं आपको दूसरी उदाहरण देता हूँ। एक आदमी है, अभी भी है, मेरे ख्याल से वो तीसरा चौथा पास है, इससे ज़्यादा नहीं। उनका एजुकेशन 3rd या 4th क्लास तक रहा होगा, हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल। ये बात है 1970 से 75 के आसपास में, 75 के आसपास में उन्होंने मैट्रिक पास किया होगा। सॉरी, मैट्रिक तो पास कर ही नहीं पाएंगे, अगर करते तो कर पाए होते। वो तो तीसरा पास थे। एकदम सिर्फ नाम लिखने वाला आदमी, ABCD जानने वाला आदमी, अनपढ़ आदमी, सफलता का ऐसा झंडा गाड़ा कि आप भी दंग रह जाएंगे। वो गांव का वो आदमी, पढ़े लिखे तो थे नहीं, बस अपना नाम लिखना जानते थे और इंग्लिश ABCD की पहचान थी उनको। वो मेरे पिताजी के पास आए और उस ज़माने में मेरे पिताजी के पास कई लोग आए और सभी को पिताजी ने यथासंभव नौकरियां दिलवाने का काम किया। उनमें से उस नौजवान को एक मेडिकल स्टोर में, जो बहुत ही ख्याति प्राप्त मेडिकल स्टोर है, बहुत ही फेमस है, पूरे धनबाद में उसके कई ब्रांच है, वहाँ पिताजी ने उनको अपनी जान पहचान के बल पर रखवा दिया। उस लड़के को काम मिला था कि जो दवा बोला जाए वो दवा उठा करके दे, और धीरे धीरे सीख गया डेक्सोरेंज किसका नाम है, कौन सा कैप्सूल कहाँ रखा हुआ है, किसका स्पेलिंग क्या है। फिर उसने इंजेक्शन देना सीखा, और इंजेक्शन देने के जो पैसे मिलते हैं वो पूरे कंपाउंडर अपने पास रख सकता है। धीरे धीरे वो नौजवान पैसे कमाने लगा। एक के बाद हर 5 साल पर वो दूसरे मेडिकल स्टोर में नौकरी करने लगा। बाद में कलकत्ता में जाकर नौकरी करने लगा। वो लखपति बना और शायद आज वो करोड़पति है। शिक्षा क्या है उसकी? तीसरा या चौथा पास है। प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ वो व्यक्ति था जो ग्रेजुएट था और राशन दुकान में नौकरी किया और डिप्रेशन का शिकार होकर के अल्प आयु में दुनिया से चल बसा, और दूसरी तरफ ये लड़का है जो तीसरी चौथी क्लास पास है, अपने तीक्ष्ण बुद्धि पर और अपना प्रैक्टिकल नॉलेज से आज वो करोड़पति है, जीवित है। इन 2 उदाहरण से आपको समझ में आता होगा कि मैंने क्यों वीडियो का नाम रखा है पढ़ा लिखा मूर्ख। कुछ लोग पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, और ऐसा एग्जाम्पल सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत लोग आपके आसपास भी होंगे। आज के वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, थोड़ा गौर कीजिएगा। लाइफ में कहाँ भूल हो रही है, आज मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। मेरे जैसा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, कहाँ लाइफ में भूल कर रहा है, क्यों वो असफलता का मुंह देख रहा है, क्यों वो हारा चला जा रहा है। आज इस पर मैं, इसके समस्या और समाधान दोनों पर मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात, आलस्य छोड़ना होगा। ये बात हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है संस्कृत में कि आलस्यम ही मनुष्यानम श्रेष्ठो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ये बचपन में हम लोगों ने सुभाषितानी या नीति श्लोका में कहीं ना कहीं संस्कृत किताब में पढ़ी है। आलस्यम ही मनुष्यानम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर में छिपा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, किताब को पढ़ा और साइड में रख दिए, और जीवन में मैंने आलस्य का मार्ग अपनाया। रात को तो सोते ही हैं, दिन में दोपहर में भी सोते हैं। जो व्यक्ति आलसी होगा, रात को सोता है, सुबह 10 से 12-1 बजे के बीच में सोता है, दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में सोता है, पहली बात उस पर यह मुहर लगने वाली है कि वो जीवन में नाकामयाब होगा, असफल होगा। वैसे आदमी को ही मैं कह रहा हूँ पढ़ा लिखा मूर्ख। बहुत सारी कमी होती है इन पढ़े लिखे मूर्खों में। पहली बात कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष को मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो मेरा अपने ऊपर समर्पित है कि मैं अपने थ्रू, अपने माध्यम से आप सभी की तरफ इशारे कर सकूं कि अगर मेरी वाली कमी आप में है तो कृपया अपने कमी को आज दूर कीजिए, और दूर किया जा सकता है।
अभी अभी मैं एक कथा सुन रहा था, उस कथा को आप ज़रा गौर कीजिएगा। एक नौजवान था, उस समय 15 साल का था। यही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज शाम को बता रहे थे, उनका हनुमंत कथा का कार्यक्रम चल रहा था, तो बता रहे थे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब नया नया दरबार लगाना शुरू किए थे 2015 के आसपास में, तब उनकी अपनी उम्र भी बहुत कम उम्र थी और उन्होंने दरबार लगाया हुआ था। जो एक झोपड़ी था उस समय, अब तो बहुत बड़े स्टार है वो। पिछले हफ्ता हम लोग पटना से उनको देख करके आए। 2015 के आसपास में एक मामूली से झोपड़ी में छतरपुर में इनका दरबार लगता था शनिवार के दिन। तो कहीं दूर से एक सरदार जी आए थे, उनको पता चला कोई बच्चा है जो जिन पर हनुमान जी की कृपा है, वो कुछ भविष्यवाणियाँ करता है। तो सरदार जी इनके पास आए, उस जगह पर बैठे हुए थे और फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अंदर से आवाज़ आई कि सरदार जी को बुलाओ। तो पंडित जी ने सरदार जी को बुलाया और उनसे उनके बारे में पर्ची लिखा और पूछा कि बोलिए क्या कहना है। तो सरदार जी ने कहा कि भाई संतान की इच्छा है, बेटा प्राप्त हो, इसके लिए आया हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लिख दिया 2018 तक पुत्र होगा। अब तो सरदार जी फायर हो गए, लगे चिल्लाने, बोले कुछ नहीं आता है तुमको, सब ठगने का धंधा किए हुए हो, कोई नॉलेज नहीं है। पर्ची को उन्होंने टेबल पर फेंक दिया और सभी लोग के सामने चिल्लाने लगे कि कुछ नहीं आता है इसको, ये आदमी धोखा दे रहा है, पैसे कमाने का नाटक कर रहा है। अब ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तब 15 साल का बच्चा डर गया कि भाई 60-70 लोगों के बीच बेइज्जती हो रही है, और सरदार जी चिल्लाते हुए चला गया कि बकवास है सब। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने गुरु सन्यासी बाबा से अंतर्मन में बात किया और पूछा कि ये क्या हो गया, आपने हमको बताया नहीं। तब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरुजी ने, सन्यासी बाबा ने अंदर से आवाज़ दिया कि 2018 में होगा तो होगा, 2018 तक। और बिल्कुल 2017 के में लोगों ने बताया कि एक सरदार जी ज़मीन पर लेटते हुए प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। तब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उनको आने दो, मिलवाओ। और वो आकर के बोले कि आप मुझे पहचान रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि हाँ, आप वही सरदार जी हैं जो बहुत कुछ हमको सुना कर गए थे। सरदार जी माफ़ी मांगने लगे और कहे कि मैं अपने साथ में डॉक्टर को लाया हूँ, कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरी वाइफ 4 महीना से प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। क्योंकि सरदार जी ने कहा था कि मेरी पत्नी का तो गर्भाशय का ऑपरेशन हो चुका है, उसको बेटा कैसे होगा। तब सन्यासी बाबा ने कह दिया चमत्कार होगा तो होगा, और वही हुआ। डॉक्टर ने सरदार जी को बताया कि आपकी पत्नी गर्भवती है, 4 महीने से उनका गर्भ है। और बिल्कुल उस आदमी ने, सरदार जी ने बहुत सारी माफ़ी मांगी और 2017 के अंत तक सरदार जी की पत्नी को बेटा हुआ। आज वो बेटा 8 साल का है। प्यारे मित्रों, एक तरफ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जो शिक्षा के जगत में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज जो उनमें इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमानी है, जो सफलता है, जो सिद्धि है, जो सफलता है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये हुआ उदाहरण। शिक्षित कम है, विद्वान ज़्यादा है, शिक्षित कम है, ज्ञानी ज़्यादा है, सफल ज़्यादा है। और इसको आप विपरीत करके देखिए तो कुछ लोग ऐसे हैं, शिक्षित तो बहुत हैं पर हैं अव्वल दर्जे के बेवकूफ़, 1 नंबर के फेल्योर, असफल, समाज के दुत्कारे हुए, समाज के ठुकराए हुए। लेकिन इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय तो है। सबसे पहले आप ये जान जाइए, समाज में कोई भी आदमी आपको ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहता है, सिवाय आपके सच्चे दोस्त के और आपके गुरु के। और मेरे जैसे लोग अपना समय बर्बाद करते हैं जहाँ तहाँ। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो का मेरा मकसद यही था कि पढ़े लिखे लोग जिस दिन पलट जाएंगे उस दिन कमाल कर देंगे। जिस दिन इनकी विद्या, इनका ज्ञान रंग लाएगा, कमाल हो जाएगा उस दिन। बस ज़रूरत है तो अपने 2-3 अवगुणों को हटाने की। ये पढ़े लिखे लोग सबसे पहले तो अपने आप को तेज़ मानना छोड़ दें। कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ। ये अहंकार ही उनको बर्बाद करता है। मैंने इतनी किताब पढ़ी है, मैं ग्रेजुएट हूँ, भूल जाइए सब चीज़ को।
अपने जीवन से आलस्य को त्यागना होगा। कोई भी व्यक्ति अगर रात को 6 घंटा सो चुका है तो दोपहर में 1 आध घंटा आराम कर सकता है गर्मी के दिनों में, अदरवाइज जीवन से आलस्य को उठाकर फेंक दीजिए। और मैं दूसरा प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी पढ़े लिखे लोगों से, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए। याद कीजिए कि आप किसके शिष्य, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ओशो का शिष्य हूँ, या अभी भी मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अभी अपना गुरु मानता हूँ। अपने गुरु, अपने भगवान, अपने माता पिता, अपने भाई, अपने मित्र, इन सब से सहारा लेकर के अपने संकल्प शक्ति को जगाइए, अपने आत्मबल को जगाइए। जिसको अपने ऊपर विश्वास आ गया वही कामयाब है, बाकी कुछ नहीं। कामयाबी का एक ही सूत्र है, जिसको अपने ऊपर विश्वास आ गया। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहता था कि पढ़े लिखे लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी को अगर मूर्ख से विद्वान बनना है, आलस त्यागिए। अपने मित्र, भाई, बंधुओं, गुरु, पिता सभी से राय लेकर के, सलाह लेकर के, उनसे हाथ मिला करके अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करें। जीवन में सब कुछ शुभ और सुंदर होगा। मैं अपने वचन के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी शिक्षा को, अध्ययन को समय दिया है, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे बातों से अगर किसी को चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करें। जिन्होंने भी पढ़ाई लिखाई किया है वो सही मायने में मनुष्य हैं और आदर के पात्र हैं। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।